गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम अकाउंट का चैप्टर नंबर 11 डेप्रिसिएशन में लास्ट सेशन में आ गए हैं। अब मैंने इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को डेप्रिसिएशन के बारे में बताया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसके इम्पोर्टेंस और इसके ऑब्जेक्टिव बताने के बाद मैंने इसकी दो कंडीशंस बताई थी कि इसकी जो मेथड्स होती है, एक तो होती है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और एक होती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका था। अब हम बात कर रहे हैं इसकी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के बारे में, यानी घटती किश्त पद्धति के बारे में। इस पद्धति में हाश की राशि प्रतिवर्ष संपत्ति के घटते हुए मूल्य पर निकाली जाती है। प्रत्येक वर्ष के बचे हुए शेष पर हाश अप्लिकेट करने से वार्षिक हाश की राशि भी घटती जाती है। अतः इसकी हाश की राशि हमेशा असमान रहती है। प्रथम वर्ष में संपत्ति के कुल लागत पर मूल्य पर प्रथम वर्ष के संपत्ति के कुल लागत मूल्य पर तत्पश्चात आगामी वर्ष के संपत्ति के बचे हुए बैलेंस पर प्रति वर्ष हाश लगता है और वर्ष के प्रारंभिक पुस्तक मूल्य ओपनिंग बुक वैल्यू पर हाश की गणना की जाती है। परिभाषा देख रखी है इसकी। व्यापारिक स्थायी संपत्ति पर जब प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक पुस्तक मूल्य पर हाश की गणना की जाती है तो ऐसी पद्धति घटती किश्त पद्धति कहलाती है। मतलब क्या करना है आपको कि हर वर्ष जो नया बैलेंस बचेगा उसके ऊपर हाश की गणना करेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, हाश की राशि भी घटती जाती है और हाश की जो अमाउंट है वो भी क्या होती है, अलग अलग आती रहती है। ठीक है, तो ये घटती किश्त पद्धति कहलाती है। उसके बारे में बात करते हैं घटती किश्त पद्धति की विशेषता या लक्षण। इस पद्धति में संपत्ति के घटे हुए मूल्य पर हाश लगाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मूल्य हाश की राशि घटती जाती है। प्रतिवर्ष एक निश्चित प्रतिशत दर से हाश काटा जाता है। प्रत्येक वर्ष की राशि में असमानता होती है। संपत्ति के क्रय वाले वर्ष में हाश मूल लागत पर लगाया जाता है। इस पद्धति को आयकर अधिनियम द्वारा मान्यता दे दी गई है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इसमें क्या होगा कि जो भी हर साल हमारे पास बैलेंस बचेगा उस बैलेंस के ऊपर क्या होगा कि हाश की गणना की जाती है, यानी कि डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। जैसे कि मान लो कि हमने कोई मशीन 1 लाख की खरीदी है, 1 लाख का 10% हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया तो बैलेंस के रूप में हमारे पास 90,000 बचेगा। तो ये जब अगले साल जाएगा तो 90,000 रुपये पर हमको 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अब डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 9,000 रुपये हो गया। इसी प्रकार से बैलेंस बचा 81,000। 81,000 को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे तो वहाँ पर 10% होगा 8100। तो 72,900 आपका फिर बैलेंस बचेगा। ऐसे करके क्या होगा कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम हो रहा है और हर साल के बैलेंस पर डेप्रिसिएशन भी लगता जा रहा है। उसके बाद इसकी रेट क्या होती है, एक निश्चित होती है, रेट कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, और इसमें प्रत्येक वर्ष की राशि में असमानता पाई जाती है। सिंपल सी बात है कि जब हाश की दर कम होती जा रही है तो इसमें असमानता भी आपको मिलेगी। अब उसके बाद इस पद्धति को आयकर डिपार्टमेंट ने मान्यता दे दी है। तो जो स्थायी किश्त पद्धति होती है वो आयकर डिपार्टमेंट से, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो है वो मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, और ये मान्यता प्राप्त होती है। अब इसके अन्य नाम भी दे के रखे हैं आपको। घटती किश्त पद्धति या क्रमांकन शेष पद्धति, इसको बोलते हैं हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट मेथड या राइट डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं। सवाल करते वक्त आपको इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब हाश लगाने की विधि, इस पद्धति में हाश प्रतिशत दर पर निकाला जाता है। मूल्य हाश की दर विशेषज्ञ की मत संपत्ति के जीवन काल तथा उसके अवशिष्ट मूल्य के आधार पर निश्चित किया जाती है तथा निर्धारित प्रतिशत दर से प्रतिवर्ष संपत्ति खाते के प्रारंभिक शेष पर मूल्यह्रास निकाला जाता है। तो ये जो फार्मूला है आपको ये तब लगाना है जब आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया। घटती किश्त पद्धति जब हम सवाल करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब हम सवाल करेंगे तो कभी कभी आपको रेट नहीं दी रहती है। हालांकि आपके सिलेबस के हिसाब से
इस प्रकार का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। लेकिन जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन अवश्य मिलेगा कि आपको डेप्रिसिएशन का रेट गायब कर दिया गया है। ठीक है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आपको मिल जाएगा लेकिन उसका रेट आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये फार्मूला हम वहाँ पर लगा सकते हैं, रेट इक्वल टू 1 माइनस एस अपॉन में सी, ब्रैकेट में 1/9। ठीक है, पावर। अब एस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एस का मतलब यहाँ पर जो हो जाता है ये इसका स्क्रैप वैल्यू होता है, और सी का मतलब होता है यहाँ पर इसकी कॉस्ट वैल्यू होती है, और 1/9 यानी कि जो 1 अपॉन में जो नंबर ऑफ ईयर देकर रखते हैं, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल जो भी दिया हो, और उसको 1 में से माइनस करना रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। अब घटती किस पद्धति के लाभ या गुण देकर रखे हुए हैं, यानी कि इसके एडवांटेज और मेरिट्स ऑफ रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति। इस पद्धति में मूल्यह्रास की रकम संपत्ति की उपयोगिता के घटने के साथ घटती रहती है। ठीक है, तो जैसे जैसे संपत्ति का जो भी हमारी असेट्स यूज़ हो रही है उसकी जैसे जैसे उपयोगिता घटती जाएगी वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी क्या होगा, घटते जाता है ना। स्ट्राइक इस पद्धति में क्या होता है कि संपत्ति का मूल्य जरूर घट रहा है, यानी कि उसकी उपयोगिता जरूर घट रही है, लेकिन जो हाश की जो रेट होती है वो क्या होती है, वो हमेशा सेम रहती है, यानी कि हमें डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे संपत्ति का मूल्य कम हो रहा है वैसे वैसे हाश की दर भी क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर समान व्यय भार। इस पद्धति में लाभ हानि खाते पर व्यय का भार समान पड़ता है और प्रारंभ में मूल्यह्रास अधिक लगता है तो मरम्मत का व्यय कम हो जाता है, और जब संपत्ति में उपयोगिता कम रह जाती है तब मूल्यह्रास कम लगता है लेकिन मरम्मत का व्यय अधिक हो जाता है। ठीक है, तो समान व्यय भार होता है, यानी कि जब डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा है तो जो वेजेस है, जो मजदूरी है, मजदूरी कम हो जाती है, मरम्मत रिपेयरिंग कम हो जाती है, रिपेयरिंग का भार कम हो जाता है। लेकिन जब आखिरी में जाकर डेप्रिसिएशन कम हो जाता है, रिपेयरिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे एक एग्जांपल, हम कोई नई मशीन खरीदते हैं या नई गाड़ी खरीदते हैं तो शुरुआत में तो उस पर क्या होगा कि हमें किसी भी प्रकार का रिपेयरिंग एक्सपेंसेस नहीं आता क्योंकि गाड़ी नहीं है। ठीक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन जरूर लग जाएगा क्योंकि वो हमें चलाते रहेंगे तो उसके पार्ट्स क्या होंगे, घिसेंगे, तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी हमारे पास पुरानी होती जा रही है तो उसका रिपेयरिंग का खर्चा जो होता है वो बढ़ते जाता है क्योंकि हमको उसमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अब उसकी वैल्यू कम हो गई है तो उसका डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाश का निर्धारण सरल। यदि संपत्ति में विस्तार किया जाए तो इस पद्धति के अनुसार पुनः हाश की राशि ज्ञात करने में कठिनाई नहीं होती है क्योंकि मूल्यह्रास संपत्ति के पुस्तक के मूल्य पर ही लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर कोई संपत्ति हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हम क्या करेंगे कि संपत्ति का मूल्य घटा रहे हैं तो पुस्तक के मूल्य पर ही डेप्रिसिएशन लगता है, तो हमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आना है। मूल्य शून्य के बराबर नहीं होता। तो इस पद्धति में क्या होता है कि संपत्ति का मूल्य कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। या तो यहाँ पर क्या होता है कि जब संपत्ति निष्क्रिय हो जाती है यानी कि पूरी नष्ट हो जाएगी तो उसका कुछ न कुछ मूल्य तो बच ही जाता है। आयकर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त। भारतीय आयकर अधिनियम द्वारा इस पद्धति को मान्यता दे दी गई है, अतः इसका व्यवसाय व्यापारिक उपयोग अधिक होता है। घटती किस पद्धति के दोष देकर रखे आप। हाश की ऊंची दर। इस पद्धति में हाश की दर ऊंची रखनी पड़ती है, ऐसा न करने पर प्रायः संपत्ति का मूल्य अपलिखित करने से अधिक समय लगता है। अगर हाश की रेट अगर हम कम रखेंगे तो क्या होगा कि हमें ज़्यादा समय तक उस मशीन का यूज़ करना पड़ेगा, उसको अपलिखित करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता। इस पद्धति में संपत्ति पर विनियोजित पूंजी की ब्याज का हिसाब नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हम पूंजी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर ब्याज की का हिसाब नहीं होता, कभी भी ब्याज की राशि हमें नहीं मिलती उसके अंदर। संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता। इस पद्धति में संपत्ति का मूल्य शून्य कभी नहीं होगा। प्रतिस्थापन का अभाव। संपत्ति के निष्क्रिय हो जाने पर भी इस पद्धति में ऐसा कोई भी व्यवसाय में ऐसी कोई भी संपत्ति है कि उसका प्रतिस्थापन किया जा सके, मतलब कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती इसके अंदर
कि इसका प्रतिस्थापन करें, मतलब संपत्ति को हम दोबारा से स्थापित कर पाएँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि संपत्ति कभी भी निष्कर्षित नहीं होती, यानी कि उसमें उसका मूल्य जीरो नहीं होता। लागत मूल्य जानना कठिन हो जाता है। कुछ वर्षों बाद यदि संपत्ति का लागत मूल्य जानना हो तो यह काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है, यह पद्धति काफ़ी कठिन हो जाती है और इसका पता हम शीघ्र नहीं लगा पाते। मध्य वर्ष में गणना कठिन, यदि कोई संपत्ति बीच में ही बेच दी जाए तो उसके मूल्य का पता लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है और लाभ हानि का याद करना कठिन हो जाता है। उसके बाद है घटती किस पद्धति की उपयोगिता का क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र। हास अपलिखित करने की यह विधि अत्यंत ही व्यापक और प्रचलित है, अतः मूल कारण आयकर विभाग द्वारा इसे मान्यता प्राप्त है। इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है, क्योंकि यह हमेशा बड़े बिजनेस में इसको लगाया जाता है। ये काफ़ी व्यापक और प्रचलित हो गई, क्योंकि इसको आयकर के द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है। उपयोगिता क्रमशः घटना, यह पद्धति उन संपत्तियों के लिए उपयोगी मानी जाती है जिनकी उपयोगिता क्रमशः घटती रहती है, मतलब जिस वस्तु की उपयोगिता कम होती जाती है उसके लिए यह ज़्यादा प्रचलित होती है। उसके बाद मरम्मत व्यय की अधिकता, जिन संपत्तियों पर मरम्मत एवं नवीकरण व्यय अधिक पाए जाते हैं उनके लिए यह पद्धति उचित रहती है। मूल्यवान एवं दीर्घकालीन संपत्ति, व्यापार में स्थापित मूल्यवान और दीर्घकालीन संपत्तियों पर हाथ लगाने के लिए यह पद्धति उपयुक्त मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर प्लांट एंड मशीन, बिल्डिंग और मोटर आदि। अब संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, तो वर्ष के मध्य में अगर हम किसी भी संपत्ति को बेचते हैं तो उसमें लाभ अथवा हानि होता है। यह लाभ हानि पूंजीगत होता है। इस लाभ हानि को जानने के लिए संपत्ति के लागत मूल्य में से विक्रय की तिथि तक की का मूल्यह्रास लगाना पड़ेगा और विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। शेष रकम संपत्ति के विक्रय में से लाभ अथवा हानि होती है। इस प्रकार के लाभ को पूंजीगत हानि को पूरा करने के लिए के काम लेना चाहिए तथा हानि को कम होने पर लाभ हानि खाते में नाम और अधिक रकम होने पर आस्थगित आगम हानि की तरह इसे क्रेडिट में लिखना चाहिए। मतलब क्या हो गया कि जब हम संपत्ति बेचेंगे तो संपत्ति बेचते समय जो संपत्ति की मूल लागत है, संपत्ति की मूल लागत में से संपत्ति का जो लागत मूल्य है उसमें से इसका विक्रय मूल्य में जितने समय हमने संपत्ति का यूज़ किया है उतने समय का डेप्रिसिएशन जोड़कर उसको मूल लागत में से माइनस कर दिया जाता है, प्रारंभिक शेष में से उसको माइनस कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसका लाभ या हानि ज्ञात होता है। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा तो हमारा लाभ होता है और अगर विक्रय मूल्य कम रहता है तो वो हमारी हानि होती है। ठीक है, अब हमको आगे इसके डिफरेंस देकर रखे हुए हैं कि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हाश की गणना, स्टैकिश पद्धति में हाश संपत्ति के मूल लागत पर लगाया जाता है। घटती किश पद्धति में हाश जो होता है उसके प्रारंभिक पुस्तक के मूल्य पर लगाया जाता है, मतलब कि पहले साल तो पुस्तक के मूल्य पर लगेगा, बाकी उसके क्या होता है हर साल के शेष पर लगाया जाता है। हाश राशि में भिन्नता, इसमें मूल्य हाश की राशि प्रतिवर्ष एक समान होती है, मतलब कि स्टैकिश पद्धति में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो एक जैसा लगता है, लेकिन घटती किश पद्धति में क्या होता है कि हर साल हाश की राशि घटती जाती है। जीवन काल, स्टैकिश पद्धति में अवशेष मूल्य और जीवन काल, इस पद्धति के अनुसार संपत्ति के खाते का शेष शून्य अथवा अवशिष्ट मूल्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, और इसके अनुसार संपत्ति का शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। तो स्टैकिश पद्धति में क्या हो जाता है कि जो संपत्ति का मूल्य है वो शून्य भी हो सकता है या अवशिष्ट मूल्य के बराबर भी हो सकता है, लेकिन घटती किश पद्धति में इसका मूल्य शून्य कभी नहीं होता। हाश की दर, स्टैकिश पद्धति में हाश की दर हमेशा ऊंची रखनी पड़ती है और स्टैकिश पद्धति में हाश की दर हमेशा ऊंची नहीं रखी जाती है, वो कम भी हो सकती है, लेकिन घटती किश पद्धति में हाश की दर हमेशा
ऊंची रखी जाती है, यानी कि ज़्यादा रहती है। ठीक है। उसके बाद उपयोगिता, यह पद्धति कम जीवन और कम मूल्य वाली वस्तुओं पर उपयोगी होती है, और घट्टी की पद्धति अधिक मूल्य वाली वस्तु पर ज़्यादा लगाई जाती है। मान्यता की बात करें तो यह आयकर के द्वारा मान्य नहीं है, और यह पद्धति आयकर के द्वारा मान्य है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 11 चैप्टर का डेप्रिसिएशन की थ्योरीज ख़त्म हो गई है। अब मंडे से मैं आप लोगों को शुरू से वापस से पढ़ाऊंगा, और सभी चैप्टर्स के सवाल मैं आपको अब करवाऊंगा। ठीक है। तो आप लोग चैप्टर नंबर 5 को चैप्टर नंबर 4 को वापस से पढ़ लें, और उसके इक्वेशंस को याद कर लें, क्योंकि मैं आपको इक्वेशंस के सवाल उसके अंदर मंडे से करवाना शुरू करूँगा। थैंक यू।